Hi students, how are you all? कैसे हैं आप सब? All good? All excited to hear the second part of the story? Second part, French Revolution Part 2. I discussed the first part. समझ आ गया है? Simple लग रही है French Revolution? Clear हो गया? As I said, I'll be running the series in a very simple way and I'll be making it clearer for you and interesting for you. Right, but बच्चों आप सबने learning spirit नहीं छोड़नी है. सीखने का जज्बा रखना है. Not only just from the books. कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है but it has to be a useful knowledge. कहीं से भी सीखने को मिल रहा है बस पकड़ लेना है and there would be wonders in your life. Trust me बच्चों, you would reach from here to here. सीखने की कोई एज नहीं है. लर्निंग हैज नो एज. कहीं से भी कोई भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना तो बस पकड़ लेना है. एंड बच्चों, थिंग्स वुड बी वे टू इजियर सिंपलर फॉर यू एंड यूल बी एबल टू रीच योर डेस्टिनेशन. जो आपका ड्रीम है ना, मतलब वो ट्रू होने वाला है. बस एक लर्निंग स्पिरिट नहीं छोड़नी है. तो बच्चों कहीं ये बात ध्यान रखने का, राइट? ये तो हो गया मेरी तरफ से ज्ञान. नाउ आई शैल स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज आई जस्ट सेड. फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया है. आई होप पिक्चर क्लियर हो गई. अब आगे की पिक्चर क्लियर करनी है, राइट? तो क्या डिस्कस किया था? पीजेंट्स वर सफरिंग, फ्यूडल ड्यूज, नो लैंड ऑफ देयर ओन, टैक्सेस बहुत ज्यादा दे रहे थे, दे एंड प्राइसेस ऑफ द बेसिक स्टेपल डाइट वाज इंक्रीजिंग. तो क्या हुआ? इतना गुस्सा भर गया. 90% ऑफ द पॉपुलेशन वर पीजेंट्स, थर्ड स्टेट मेंबर वर सफरर्स. तो उसमें क्या हुआ? मिडिल क्लास राइज निकल कर आया. इमर्ज्ड आइडियाज कहां से निकले? फिलोसोफर्स ने आइडियाज दिए, राइट? और किंग ने फाइनली जब टैक्सेस बढ़ाने का प्रपोज करने का सोचा, प्रपोज ही किया, बच्चा भी बढ़ाने का सोचा ही, तो गुस्सा निकल कर आ रहा था. अब ये कैसे निकल कर आया? Let's discuss this, but it is important to understand the State General Assembly. अब बच्चों एक बात आपसे क्लियर कर दूं कि जो राजा था ना, वो टैक्सेस बढ़ा सकता था लेकिन अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता था. उसको ना किसी से कंसेंट लेना पड़ता था. एक फॉर्मेलिटी समझ लो, फॉर्मेलिटी काइंड थी कि टैक्सेस बढ़ाने के लिए ना, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है पार्लियामेंट, ऐसे ही फ्रांस में था एक स्टेट जनरल असेंबली. एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे फ्रॉम दी फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड दी थर्ड स्टेट. और उनके अगर वो विलिंग होते थे, वो यस दे देते थे, मेजोरिटी यस दे देती थी, तो हो जाता था किंग की, तो मतलब कि किंग टैक्सेस बढ़ा सकता था, राइट? तो अब क्या होता था? स्टेट जनरल असेंबली को पहले आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, उसके इंफॉर्मेशन आपको दे देती हूँ कि स्टेट जनरल असेंबली में ना बच्चों तीनों स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जाते थे. फर्स्ट स्टेट से क्लर्जी भेजते थे रिप्रेजेंटेटिव, सेकेंड स्टेट से नोबल्स भेजते थे, थर्ड स्टेट से थर्ड स्टेट मेंबर्स भेजते थे. अब क्या होता था कि देयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ वन स्टेट वन वोट. वन स्टेट वन वोट होता था. मतलब कि अगर राजा ने बोला टैक्सेस बढ़ाने हैं तो क्या होता था? क्लर्जी से पूछा जाता था, आप बताइए, आप स्टेट, यू आर फ्रॉम दी वन स्टेट ग्रुप, आप बताइए कि वो टैक्सेस बढ़ाए जाएं. स्टेट कहता था, हाँ. क्लर्जी बोलता था, हाँ जी जी बढ़ाओ बढ़ाओ जी. प्रिविलेजेस तो उनके पास थी, दे वर नॉट पेइंग एनी टैक्सेस, तो दे यूज्ड टू से यस. नोबल से पूछा जाता था, यस 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 बढ़ा दीजिए. एंड थर्ड स्टेट बोलते थे ऑलवेज नो. उन्होंने तो बोलना है बिकॉज द बर्डन ऑफ टैक्सेस वाज ऑन द थर्ड स्टेट. बट टू वोट्स वर इन द फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस. तो हमेशा टैक्सेस बढ़ते ही थे. क्लियर है बच्चों? वन स्टेट वन वोट होता था. तब थ्री स्टेट में से टू स्टेट्स ऑलवेज यूज्ड टू से यस टू द किंग्स प्रपोजल ऑफ इंक्रीजिंग द टैक्सेस. तो हमेशा टैक्सेस बढ़ते ही थे. तो यही ओल्ड रिजिम में, जैसा फर्स्ट पॉइंट आई सेड, ओल्ड रिजिम बिफोर 1789 वाला, बिफोर रेवोल्यूशन वाला टाइम, monarch did not have power to impose taxes on his own. उसको proposal put forward करना पड़ता था in the state general assembly. So monarch had to call a meeting of state general assembly who would pass the proposal for the new taxes. जो proposal जिनके आगे रखता था, अगर उन्होंने बोल दिया तो always की taxes बढ़ेंगे. तो state general assembly क्या है? As I just discussed, it was a political body to which three states used to send their representatives. and वहां पर फिर वोटिंग होता था. जो बोलता था, जो स्टेट बोलती, अगर टू स्टेट्स ने बोला यस तो किंग वो प्रपोजल पास हो जाता था.
एंड लास्ट मीटिंग बच्चों, थर्ड पॉइंट वाज ओनली ऑन द लास्ट मीटिंग जो होती थी, इट इज ऑलवेज ऑन द कंसेंट ऑफ द monarch and it was called way back in 1614. उससे पहले इसे लास्ट, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई है. तो क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? स्टेट जनरल असेंबली से किंग को परमिशन लेनी पड़ती थी और वो हमेशा इन फेवर ऑफ द किंग ही होता था. सो फार हैज बीन लाइक दैट. लेकिन अब क्या हुआ? आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन. अब क्या हुआ जिससे रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है? ऑन 5 मई 1789 स्टेट जनरल असेंबली को बुलाया गया. इट वाज कॉल्ड टू पास प्रपोजल फॉर द न्यू टैक्सेस. किंग ने बढ़ाने थे टैक्सेस, ऑलरेडी ट्रेजर एम्प्टी हो गया हुआ था, 2 बिलियन डेट चढ़ गया हुआ था, तो टैक्सेस बढ़ाने का प्रपोजल के लिए मीटिंग बुलाई गई. द फर्स्ट एंड द सेकेंड स्टेट, द क्लर्जी एंड द नोबल्स, दे सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच. दोनों ने 300 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे. And the third estate, which included the peasants, the middle class, the artisans, the landless labor workers, they sent 600 representatives. They constitute, third estate member बच्चों, constitute 96-97% of the population, yet they send just the double of the representatives of the first and the second estate. जितने उन्होंने भेजे first and second estate representatives, third estate वालों ने उससे सिर्फ double भेजे. Fair enough, right? And but point were, who were the representatives from the third class? The prosperous middle class. They represented the third estate. ये represent किया. Peasants were out of the picture. Peasants को entry भी नहीं दी. Artisans not allowed. Women, बच्चों, women were not allowed, denied entry in the state general assembly. अब women को बच्चों थोड़ा सा मैं आपको hint दे रही हूँ. You have to keep the role of women, पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पिक्चर अपने माइंड में रखना है. और उसके बाद हम एंड में डिस्कस करेंगे हाउ द सिचुएशन ऑफ विमेन हैज बीन इन फ्रांस. ऑल्दो दे हैव पार्टिसिपेटेड, बट उनको कितने राइट्स दिया है ये हम डिस्कस करेंगे, बट एट द एंड. सो आपको बता दिया है कि विमेन का थोड़ा सा माइंड में रखना है. तो विमेन वर डिनाइड एंट्री इन द असेंबली. उनको भी एंट्री नहीं दी, राइट? तो एज आई सेड अर्लियर, वोटिंग प्रिंसिपल कैसा रहा है? वन स्टेट वन वोट. तो ऑलवेज द लॉज हैज बीन ऑलवेज इन फेवर ऑफ द king. But now this time the third estate demanded one member one vote. अब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा हमेशा. ऐसे तो आप ही you will be the winner, आपके फेवर में ही जाएगा. Clergy is always very loyal to you. तो ऐसा जो majority of the clergy is loyal to you, तो हमेशा the proposal is always in the favor of the king. लेकिन दिस टाइम वी वांट वन मेंबर वन रिप्रेजेंटेटिव्स. आपके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वुड वोट इंडिपेंडेंटली एंड द 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट, द क्लर्जी एंड नोबल्स वुड वोट इंडिपेंडेंटली एंड 600 ऑफ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स वुड आल्सो वोट इंडिपेंडेंटली. ये स्टोरी में ट्विस्ट आया. क्लियर हो गया? बट किंग ने क्या किया? नो, रिजेक्टेड इट. एकदम ही रिजेक्ट कर दिया कि उसको पता था कि 600 अगर फेवर में नहीं करेंगे. और सम ऑफ द क्लर्जी वर ऑल्सो सिंपथेटिक विद द थर्ड स्टेट मेंबर. तो उनको पता था कि ऐसा हुआ तो प्रपोजल पास नहीं होगा. तो किंग एब्सोल्युटली रिजेक्टेड इट. एंड थर्ड स्टेट मेंबर्स, द इमर्जिंग मिडिल क्लास, क्या किया? दे वर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे वर कॉन्शियस ऑफ देयर राइट्स. तो उन्होंने क्या किया बच्चों? दे जस्ट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली. बाहर ही निकल गए कि हमें स्टेट जनरल असेंबली को अब हम मानते ही नहीं है. एंड फाइनली ऑन 20 जून 1789 द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट दे असेंबल्ड. कहां पर? इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट. बच्चों ये कोई शाइट हार्ट वाली जगह पे तो जाएंगे नहीं, तो इन्होंने एक जगह चुनी, इंडोर टेनिस कोर्ट. वहां इन द ग्राउंड ऑफ वर्सेस, वहां पर उन्होंने मीटिंग बुलाई. दे असेंबल्ड देयर एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली. दे रिजेक्टेड कि हम अब स्टेट जनरल असेंबली हमारे लिए, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, अब हमारे लिए ये नेशनल असेंबली है, which would frame the laws for the country and which would define the powers of the king. ये अब हम डिसाइड करेंगे. We will not rely on the state general assembly to pass any law because वो फेयर नहीं है. अब नेशनल असेंबली is the
legal way to pass the laws of the country and we will make it legal. अब ये हमारे लिए हमने डिसाइड कर लिया है और इसी से हमने कंट्री को रन करना है, इसी के बेसिस पे. अब and they sworn to draft the constitution. They said monarchy should not have, the monarch should not have the absolute right. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने वाले हैं जिसमें हमने क्लियरली बता देना है कि किंग्स की पावर कितनी है and they would limit the powers of the king. So the king should run as per the constitution. तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. अब जब ये नेशनल असेंबली की बात मानी जाती है, तो अब किंग राजा ने नेशनल असेंबली की बात कब मानी या भी डिस्कस करते हैं, बट लेट अस डिस्कस कि नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई है उसके लीडर्स कौन थे. तो बच्चों, यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट लीडर्स वर फ्रॉम द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट मेंबर्स. तो कुछ लोग जो थे ना, दे वर इवन सिंपैथेटिक टुवर्ड्स थर्ड स्टेट पीपल. तो नेशनल असेंबली जो था ना, इट वाज लेड बाय Mirabeau, who was a noble, and Abbasis, who was a priest from the clergy class. And Mirabeau, they did lot to erode the sentiments of the people of the country, and they made them sure that whatever is going on in the society is absolutely wrong. It is not correct and things need to be corrected. So Mirabeau, he wrote journals and delivered speeches at Versailles, and Abbasis, he wrote an influential pamphlet लिखे जाते थे on what is the third estate. तो उनको अवेयर कराया जाता था, लोगों को जागरूक किया जाता था. तो बच्चों, क्लियर हो रहा है? स्टोरी समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग बन पा रही है? तो बच्चों, as I said, I'll be running the series in a simple way and things would be absolutely clear to you. And French Revolution तो बहुत strong होने वाला है, right? अब आया बच्चों इमीडिएट कॉज ऑफ रेवोल्यूशन. ऐसा क्या हो गया था? अभी तक तो चलो असेंबली बनी, नेशनल असेंबली बनी, जहां पर बोला गया कि हम इसमें देखते हैं, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे और किंग की पास को भी लिमिट करेंगे. लेकिन ऐसा क्या हो गया जहां पर किंग ने खुद ही मान लिया, कंसिडर कर लिया नेशनल असेंबली को लीगलाइज्ड. तो लेट्स सी. तो बच्चों, हुआ क्या कि एक बार बहुत ठंड पड़ गई थी. ऐसे ही होता था कंट्रीज में, कभी सूखापन आ जाता था, कभी इतनी बर्फ पड़ जाती थी, तो इतनी बर्फ पड़ी कि फसल ही बर्बाद हो गई. So severe winter led to bad harvest which increased the prices of the bread. अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. बिफोर अप टिल फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 तक बच्चों पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था फ्रांस में. लेकिन ग्रेन्स, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स इतना नहीं हो पा रहा था. अब लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई द प्राइसेस ऑफ द बेसिक एसेंशियल गुड्स आर बाउंड टू इंक्रीज. तो वही हुआ, उनकी स्टेपल डाइट ब्रेड, उनके प्राइसेस बढ़ गए. अब क्या हुआ, जितने थर्ड स्टेट की विमेन who were on standing in queue, बच्चों लाइन में खड़े थे कि ब्रेड मिल जाए, उनको बेसिक क्या डाइट चाहिए, वहां के लोगों को ब्रेड चाहिए था. तो बेकर्स ने ना सिचुएशन को और एक्सप्लॉइट करने की सोची. उन्होंने दे स्टार्टेड होर्डिंग द सप्लाईज, की पता चल रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेट्स इंक्रीज द प्राइसेस इवन मोर, इवन बढ़ने दो और प्राइसेस बढ़ने दो और फिर हम इसको धीरे धीरे करके निकालेंगे. अब लोगों को समझ में आ रहा था, गुस्सा भर रहा था, बेकर्स ने सिचुएशन और एक्सप्लॉइट कर दी थी. एंड आफ्टर स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन क्यू, जब इतनी देर तक बच्चों बेकर से ब्रेड नहीं मिल पा रही है, तो they were standing outside the bakery shop. People, particularly the women, they stormed into the shops. बच्चों, उन्होंने तो तोड़ ही दिया गुस्से में. अब गुस्सा तो बनना ही था, पहले का ही गुस्सा इतना भरा हुआ था. टैक्सेस बढ़ी जा रहे हैं, ड्यूज दे रहे हैं, प्रिविलेजेस उनको मिल नहीं रही है, फ्यूडल ड्यूज उनको देने पड़ रहे हैं, हालत उनकी बुरी, प्राइसेस बढ़े हुए हैं, सर्वाइवल इश्यूज आ गए हुए हैं. तो अब आप क्या चाहते हैं? तो गुस्सा निकलना ही था. सो दे अल्टीमेटली स्टॉर्म दी शॉप्स. इतना गुस्सा भर गया और किंग ने अपनी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस, कि जाओ उनको चेक कर आओ और उनको सही कर आओ. तो गुस्सा और बढ़ गया. तो इतना गुस्सा भर गया कि किंग ने, राजा ने ट्रूप्स भेज दिए. तो what the people did in agitation, इतना गुस्सा आ गया, agitated crowd, they destroyed the Bastille. अब बच्चों, ये Bastille क्या है? This demonstrates the despotic power of the king. राजा के अगेंस्ट कोई भी आवाज भी निकालता था ना, उसको जेल में डाल देता था.
तो ये उसकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करता था। तो राज सबको गुस्सा तो इतना चढ़ा कि उन्होंने बेस्टील ही तोड़ दिया कि आपकी ये पावर है तो इसको ही अब हमने खत्म कर दिया है, अब आप क्या करेंगे। तो बच्चों ये हो गया रेवोल्यूशन स्टार्ट। समझ में आया रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ। अल्टीमेट कॉज क्या था, इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द ब्रेड। पर ऑल्दो कॉजेस बहुत सारे फैक्टर्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए हुए थे जिसके कारण रेवोल्यूशन एक ना एक दिन तो आना ही था। क्लियर हो गया बच्चों, स्टोरी में मजा आ रहा है, क्लियर हो पा रही है। चलो, तो बच्चों इतना गुस्सा आ गया कि दे अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड बिस्टील। और एक और र्यूमर स्प्रेड हो गया था कि बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स आर कमिंग टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स। उनके और क्रॉप, बच्चों ऑलरेडी प्राइसेस ऑफ बेसिक ग्रेन्स एंड ब्रेड्स बढ़ रहे हैं, उनके पास खाने पीने को है नहीं, उनकी जो थोड़ी बहुत फसल बची है वो भी खराब करने को आ रहे हैं। तो कितना गुस्सा अब तो फूट रहा होगा, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो एंग्री पीजन्स दे अटैक्ड द स्टेट बिल्डिंग्स, दे डिस्ट्रॉयड द किंग castle and they looted all the grains and they destroyed all the documents and records। तो बच्चों गुस्सा आ गया था राजा के अगेंस्ट, अब लड़ाई शुरू हो गई थी। अब तो वो राजा की डिस्पोटिक रूल को मानने को तैयार ही नहीं थे। सो गुस्सा इतना निकला कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने को वो रिवोल्ट वॉयलेंस पे उतर आए थे। तो ये था रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था इन 1789। क्लियर है। तो अब बच्चों जब इतना गुस्सा निकल गया, गुस्सा इतना निकला कि रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट ही कर दिया लोगों ने, वहां के फ्रांस के लोगों ने। तो राजा ने क्या किया, अब रेवोल्यूशन समझ में आ गया बच्चों क्यों रेवोल्यूशन हुआ। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब राजा ने क्या किया, क्या इमीडिएट उसने एक्शन लिया कि लुई 16 कहता ओके आई गिव अप एंड आई फाइनली रिकॉग्नाइज योर नेशनल असेंबली, यू डिसाइड माय पास, यू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंट्री विल बी रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो राजा ने नेशनल असेंबली को टिक मार्क दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो ये तो हुई बच्चों फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द थर्ड एस्टेट मेंबर्स। क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट बच्चों, ऑगस्ट डिग्री 1789 एंड एज पर दिस डिग्री फ्यूडल सिस्टम वाज अबॉलिश्ड एंड टैक्सेस जो थे वो भी फेयर एनफ कर दिए। तो ऐसे फालतू के टैक्सेस जो इंक्रीज इन टैक्सेस है वो सब नहीं होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट स्टेप, अनदर विक्ट्री to their to them, right? Then third point was members of the clergy lost the privileges। अब decide final किया कि privileges should not be by birth but privileges should be by merit। तो clergy की जितनी भी privileges है ना बच्चों वो छीन ली गई, और उनकी जितनी भी land है ना वो confiscate कर ली गई, उनसे ले ली गई। So टिथ जो टैक्स लगाया था, कौन लगाता था, क्लर्जी ऑन पीजेंट्स, तो वो भी अबॉलिश कर दिया गया कि क्लर्जी लोग नहीं लगाएंगे पीजेंट्स पर टैक्सेस, एंड उनकी जितनी लैंड थी ऑफ द चर्च वो कॉन्फिस्केट कर दी गई। तो अल्टीमेटली बच्चों क्या हुआ, जितना डेट चढ़ा हुआ था 2 बिलियन लिवर डेट, पूरा कर्जा उतर गया। सो बच्चों ये काम तो बहुत बढ़िया किया। आपको क्या लगता है नहीं किया थर्ड एस्टेट मेंबर्स ने, द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली, as a result the government acquired assets worth 2 billion livres। तो ये बढ़िया काम हुआ। तो मजा आया। अब बच्चों अब डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एज आई सेड नेशनल असेंबली फॉर्म हुई, उसने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया बच्चों इन 1791। 1789 में रेवोल्यूशन आया था, 2 साल में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया एंड दे लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि राजा की पावर्स को कम करना है। तो नेशनल असेंबली फर्स्ट पॉइंट कंप्लीटेड ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791 एंड सेकंड पॉइंट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू लिमिट द पावर्स ऑफ द
monarch and powers कैसे separate की बच्चों याद है Montesquieu की philosophy the power should not be in the hand or concentrated in the hand of just one person it should be divided among the institutions तो ऐसा ही हुआ powers were separated among institutions the legislative executive and judiciary and France became a constitutional monarchy अब constitutional monarchy मतलब बच्चों राजा monarch does not have the absolute power उसके पास पूरी पावर नहीं है the monarch has to run as the country as per the constitution and his powers are also very well laid in the constitutions उसकी भी powers को limit किया हुआ है constitution में right तो बच्चों फ्रॉम ऑटोक्रेटिक डिस्पोटिक रूल टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्टोरी आई होप क्लियर हो गई है नाउ बच्चों हम थोड़ा सा ना नेशनल असेंबली की वर्किंग को समझ लेते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स थे वहां पर क्या पावर्स थी ये डिस्कस कर लेते हैं राइट तो बच्चों पावर्स क्या थी जैसे पार्लियामेंट की इंडिया में पार्लियामेंट की होती है क्या होती है टू फ्रेम लॉज फॉर द कंट्री वही पावर्स थी नेशनल असेंबली की राइट अब बच्चों वहां इलेक्शंस कैसे होते हैं वहां पर ना इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हुए इनडायरेक्ट इलेक्शंस मतलब कि जिन लोगों की few people were selected they were called as active citizens अब बच्चों एक्टिव सिटीजन्स को समझना जरूरी है ये एक्टिव सिटीजन्स क्या है ये एक्टिव सिटीजन्स आर जस्ट मेन अब ये फिर देखो women are completely ignored although they participated in the revolution अब men whose salary whose income is more than the 3 days of labor wage बच्चों 3 days of labor wage से ज्यादा है और more और equivalent to the 3 days of labor wage वही लोग एक्टिव मेंबर्स होंगे एंड द मैन अबव 25 years of age तो वही एक्टिव मेंबर्स को उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए सब लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिले so only the you can say the prosperous rich middle class people and even the rich peasants the clergy people noble उन्हीं को वोटिंग राइट्स अभी भी सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए हैं तो active citizens were men above 25 years of age who paid जिनकी सैलरी इक्वल टू 3 days ऑफ लेबर वेज है क्लियर है तो आप समझ में आ रहा है वोटिंग राइट्स अभी भी एक्टिव सिटीजन्स को जिनकी वो बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर जो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं वही उन्हीं को वोटिंग राइट मिल रहा है क्लियर हो रहा है अभी भी सबको वोटिंग राइट नहीं मिला है तो एक्टिव सिटीजन्स को क्या बोला जाता था कि आप इलेक्टर्स चूज करिए और वो इलेक्टर्स मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे नेशनल असेंबली के सो देयर वाज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन बिकॉज द एक्टिव सिटीजन्स यूज्ड टू वोट फॉर इलेक्टर्स एंड दे फर्दर सिलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली तो ये था बच्चों वहां का इलेक्शन सिस्टम ऑफ द नेशनल असेंबली क्लियर है बच्चों समझ आ गया गिव मी अ थम्स अप I have made this very easy and clear to you. I hope things are absolutely clear to you, right? तो बच्चों और पैसिव सिटीजन्स कौन थे जिनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया ऑल द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर नॉट गिवन दी वोटिंग राइट्स अभी भी सबको नहीं मिले तो बच्चों अभी भी फाइट तो बाकी है अभी भी लड़ना तो बाकी था क्लियर हो रहा है तो बच्चों अब वहां कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया जाता है फंडामेंटल राइट्स तो वहां पर भी एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया गया विद डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन विमेन की कोई बात नहीं की जा रही है डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जो बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद दिस डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन जिसमें दिए गए बेसिक राइट्स राइट टू लाइफ फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड ऑल दीज राइट्स आर बच्चों नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ये सब का बेसिक राइट्स है बाय बर्थ सब डिजर्व करते हैं ये बोला गया कंट्री में जितने लोग हैं दीज राइट्स आर नेचुरल टू देम एंड दे आर इनएलिएनेबल कोई इनसे छीन नहीं सकता है ये बेसिक राइट्स हैं ये सबको मिलेंगे ही तो ये तो एश्योर कर दिया राजा को बता दिया कि ये तो किसी से छीनने ही नहीं है
They, as I said, they belong to each human being by birth and could not be taken away, and it is the duty of the state to protect each citizen's natural rights. ये state की duty है लोगों के rights को बचाने की. Right, clear हो गया. तो राजा को समझा दिया कि तरीके से रहने का and सबके interest को देखने का. There should be freedom of speech and opinion. Clear हो गया. तो बच्चों अब एक लास्ट जो अब इस सेशन का मैंने लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करना है. रेवोल्यूशन में एज आई सेड मेजॉरिटी ऑफ दी पीजेंट्स वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट. 90% पॉपुलेशन किसकी थी? पीजेंट्स की थी ना. तो दे वर नॉट एबल टू रीड एंड राइट. तो उनके लिए बच्चों ये सिंबल्स यूज किए जाते थे विच आर वेरी क्लियरली गिवन इन योर बुक. सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. तो बच्चों ये सिंबल्स देख लेते हैं क्या है. First symbol is a symbol of broken chain. जंजीरें बांधी हुई हैं. We are becoming a slave. We are a slave to the king. We will no more be a slave to the king now. तो जंजीरों को तोड़ना है. Chains were used to fetter the slaves. It denotes an act of becoming free. It's time to become free now from the slave, from the fetters. We will not be wearing the fetters anymore. Now the second picture, bundle of rods or fasces. तो क्या बोला गया कि strength lies in the unity. A rod can easily be broken, but the bundle cannot be broken. So we have to fight together against the king to clear our demands, how to get our demands. तो बच्चों इकट्ठे लड़ना है और तैयार हो जाइए. ये बोला गया. Eye within a triangle radiating eye. तो बच्चों क्या था? All seeing eye मतलब stands for knowledge. जो बोला गया कि अब टाइम आ गया ignorance को खत्म करने का, जागने का टाइम आ गया है. Driving away ignorance with the rays of the sun. Fourth symbol, scepter, which denotes the symbol of the royal power. ये है king की royal power. Fifth symbol, snake biting its tail from a ring. अपने आप को symbol of eternity. Ring की कोई beginning नहीं है और कोई खत्म नहीं है. अपने आप से ही it is biting its tail from a ring. Clear हो गया? Then the next symbol, red figgin cap. ये cap worn by the slave upon becoming free. जब हम free हो जाएंगे तो ये cap will denote that we have become free. Blue, white, red. ये blue, white, red बच्चों क्या है? फ्लैग का, फ्रांस का फ्लैग का कलर. अभी भी वो एक फ्लैग का कलर यूज किया जाता है. ब्लू, व्हाइट, रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस. देन द विंग वुमेन विच डिनोट्स द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ एंड द लॉ टैबलेट. लॉ टैबलेट में क्या है? लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. सबके लिए कानून सेम है, इक्वल है और सब उसके आगे इक्वल है, सब उसके आगे समान है. देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ प्रिविलेजेस टू एनीवन. तो बच्चों क्लियर हो गया? With this I end this session. But बच्चों पिक्चर अभी बाकी है मेरे बच्चों. So you do not have to miss the next session and I am assuring you that French Revolution will be way too easy, clearer and simpler for you all. Right बच्चों? चलो, I see you in the next session. Till then, goodbye. Have a nice day and keep smiling. Bye bye.